नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी की लिखी कहानी बीवी का हत्यारा। नींद में भी वह अभिसारित हो सकती थी। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा था, जबकि मैंने अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अपना काम करता रहा और वह सोई रही थी। जब मैं चरम सीमा के करीब पहुंचा तो मुझे लगा उसके होंठ हिल रहे थे और वह कुछ कह रही थी। उसके उरोजों की घाटियों से मैंने अपने सिर को उठाया। वो कुछ बोल रही थी। जागी वह तब भी नहीं थी, लेकिन नींद में ही कुछ बोल रही थी, या यूं कहिए कि बड़बड़ा रही थी। जो कुछ वह बोल रही थी वो मुझे साफ सुनाई दे रहा था। वह सिर्फ बार बार एक ही नाम दोहरा रही थी। वो कह रही थी, राजेश, राजेश, ओ राजेश, बस करो राजेश। मैं सन्न रह गया। तुरंत काम वासना का ज्वार मुझ पर से इस तरह उतरा जैसे कभी चढ़ा ही ना था। अब तक आग का गोला बना मेरा जिस्म जैसे एकाएक मुर्दा हो गया। वह वो नाजुक घड़ी थी जब मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। मैंने, रवि शर्मा ने, यौन आनंद के अतिरेक में मेरी बीवी अपने पति का नहीं, किसी गैर मर्द का नाम भज रही थी। मैंने उसकी जान ले लेने का फैसला कर लिया। टेलीफोन की निरंतर बज रही घंटी की आवाज से मेरी नींद खुली। पहले मैंने इस उम्मीद में फोन की तरफ हाथ न बढ़ाया कि फोन निशा उठा लेगी। जब ऐसा ना हुआ तो मैंने फोन उठाया। हेलो, मैं उन्नीदे स्वर में बोला। रवि, पूछा गया। हाँ, कौन? मैं टोकस बोल रहा हूँ। अभी तक सो रहे हो? हाँ भाई मेरे, दोपहर होने को आ रही है। अच्छा। मैंने निचमिचाकर आंखें खोली और खिड़की से बाहर झांका। बाहर चमकीली धूप निकली हुई थी। सूरज सिर पर चढ़ आया था। क्या बात है? मैं बोला। कैसे फोन किया? एएसपी खाट खड़ी करने पर उतारू है। क्या? मैं घबराया। उसे पता चल गया कि मैं रात को घर चला आया था। अरे नहीं, वो बात नहीं है। तो कुछ अखबार वाले उसकी खाट खड़ी करने पर उतारू है, इसीलिए वो अपना नजला हम पर उतार रहा है। अखबार वालों को तो बहाना चाहिए इस बात की दुहाई देने का कि दिल्ली शहर में क्राइम बेतहाशा बढ़ रहा है। अभी परसों डिफेंस कॉलोनी में डबल मर्डर होकर हटा कि कल ये घटना हो गई। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, लेकिन हमें हुक्म हुआ है कि हम मौकाए वारदात पर पहुंचकर बारीकी से छानबीन करें। हम करें? हाँ, लेकिन हमारी ड्यूटी तो खत्म हो चुकी है, मुझे मालूम है। भाई मेरे, तुम तो घर पर सोए पड़े हो, यहाँ पलक भी नहीं झपकी। लेकिन जो हुक्म हुआ है मैंने तुम्हें सुना दिया। ऑर्डर इज ऑर्डर। लानत। फौरन सुंदरनगर हथप्राण के फ्लैट पर पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, ठीक है? ठीक है। लाइन कट गई। मैंने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। उस वक्त मेरी तवज्जो उस निशा की तरफ कतई नहीं थी जो मर चुकी थी, बल्कि उस निशा की तरफ थी जो अभी भी जिंदा थी। उस निशा की तरफ थी जो कि मेरी बीवी थी और जो मेरे आगोश में आकर भी पराए मर्द का नाम ले रही थी, और जिस औरत की जान ले लेने का मैं पक्का इरादा कर चुका था। डाइनिंग टेबल पर मुझे एक चिट मिली जिस पर निशा के हस्तलेख में लिखा था, हनुमान मंदिर जा रही हूं। तुम बहुत गहरी नींद में थे, इसीलिए जगाया नहीं। तब मुझे ख्याल आया कि उस रोज मंगलवार था। मंगलवार को निशा बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर जरूर जाती थी। मैं बाथरूम में दाखिल हुआ। शेव करते समय मैंने कोई 5 जगह अपना गाल काटा। मेरा सारा ध्यान शेव की जगह निशा की तरफ जो था। कौन थी मेरी बीवी? खुद मुझे अपना वो सवाल बहुत अजीब लगा, लेकिन वो सवाल अजीब होते हुए भी जायज था। अभी मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ था कि अपनी बीवी के भूत के बारे में मैं खास कुछ भी तो नहीं जानता था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि उससे मोहब्बत करता था। पहले दिन से उसे बेपनाह मोहब्बत करता था और दिलो जान से उसे चाहता था। शादी से ठीक 4 महीने पहले जब पहली बार मेरी उस पर नजर पड़ी, तभी दिलो जान से उस पर निसार हो गया था। उसको देखते ही जैसे मैंने उस पर अपनी मिल्कियत की मोहर लगा दी थी। ऐसा फिदा मैं कभी किसी औरत पर नहीं हुआ था। आज मैं उन दिनों की निशा के लिए अपनी धुआंधार अशनाई का ख्याल करता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि मैंने कभी दीवानगी की इस हद तक भी इश्क में गोते खाए थे। मैंने, उस शख्स ने जो औरत जात को हमेशा शक और अविश्वास की निगाह से देखता था
और उसूलन उन्हें नफरत करने के काबिल ही समझता था। कैसी अनोखी बात थी वह। लेकिन वही क्या, मेरी जिंदगी की तो हर बात अनोखी थी। लोग कहते हैं कि इंसानी जिंदगी में मां से बड़ी कोई चीज नहीं होती, लेकिन नफरत क्या होती है ये सीखने के बाद अपनी जिंदगी में जिस पहली औरत से मैंने नफरत की थी वो मेरी मां ही थी। मां होते हुए भी मेरा बचपन मां के प्यार से महरूम था। मैं तब शायद 8 साल का था, जबकि किसी और की जुबानी मुझे मालूम हुआ था कि मेरे पैदा होने के 6 महीने बाद मेरी मां मुझे घर के पालने में तन्हा पड़ा छोड़कर अपने किसी यार के साथ भाग गई थी। जाहिर है कि उस वक्त मेरा बाप घर पर नहीं था। पता नहीं कब तक मैं भूखा प्यासा टट्टी पेशाब से सना पालने में पड़ा रोता बिलखता रहा था कि टोकस की मां, जो कि हमारे पड़ोस में रहती थी, की तवज्जो मेरी तरफ गई थी और उसने मुझे आकर उठाया था। बाद में जब मेरा बाप भी मर गया था तो मुझ यतीम को टोकस की मां ने और मोहल्ले के कुछ अन्य दयावान परिवारों ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। आज मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरी मां जिंदा है कि मर गई, लेकिन औरत जात से नफरत का पहला सबक मुझे उसी से हासिल हुआ था। मैं 10 साल का था जब मेरे सिर से मेरे बाप का साया उठा था। मेरा बाप पुलिस में हवालदार था। एक बार जहां उसकी ड्यूटी थी वहीं बैंक में डाका पड़ गया था। मेरे बाप ने बैंक से माल लेकर भागते हुए 3 डाकुओं को ललकारा था और 2 को तो मार भी गिराया था, लेकिन तीसरे की गोली का खुद शिकार हो गया था और जान से हाथ धो बैठा था। तीसरा डाकू भाग नहीं सका था और बाद में उसे फांसी की सजा हुई थी। मेरे बाप को मरणोपरांत शूरवीरता पदक मिला था, जो कि उसकी तरफ से मैंने उसके 10 साल के बेटे ने प्राप्त किया था। इस प्रकार 10 साल तक मैं अपनी जिंदगी के ये 2 बहुत अहम सबक सीख चुका था। अपराधी और औरत दोनों नफरत और हिकारत की निगाह से देखने के काबिल होते हैं। इसी वजह से मैं पुलिस में भर्ती हुआ। इसी वजह से अपनी 10 साल की पुलिस की नौकरी में हमेशा मेरा मूल मंत्र यही रहा है कि हर आदमी को तब तक गुनहगार समझो जब तक वह अपने आप को बेगुनाह साबित न कर दे। मुझे कायदे कानून के इस उसूल से इत्तेफाक नहीं कि हर आदमी तब तक बेगुनाह है जब तक वह गुनहगार साबित न कर दिया जाए। मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी बेगुनाह है तो क्यों वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। मेरे महकमे के लोग मेरी उल्टी थ्योरी से वाकिफ है और मुझे पागल भी करार देते हैं, लेकिन यह हकीकत फिर भी अपनी जगह कायम है कि मैंने जिस केस की भी तफ्तीश की है उसमें अपराधी को सजा होकर ही रही है। इस मामले में मेरा 100% रिकॉर्ड है और इसी वजह से मेरी जिंदगी में कभी कोई औरत नहीं आई सिवाय निशा के। उस दिन मैं वर्दी में नहीं था, जबकि वह पटेल नगर में विवेक सिनेमा के सामने सड़क पार करने के पुल पर मेरे आगे पीछे सीढ़ियों पर उतर रही थी। वो एक नुमाइशी पुल है सड़क पार करने के लिए, जिसे स्कूली बच्चों के अलावा शायद ही कभी कोई इस्तेमाल करता है। उस वक्त भी पुल पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं था, लेकिन एकाएक मेरे पीछे से एक लड़का वहां प्रकट हुआ। उसने निशा के गले में पड़ी सोने की चेन पर हाथ डाला था और चेन झटकने की नीयत के साथ ही उसे धक्का दे दिया था। फिर लड़का वहां से बगौल की तरफ भागा था। तब निशा की तरफ ध्यान देने का वक्त नहीं था। मैंने चेन स्नैचर के पीछे लपका। पुल से अभी वह कुछ ही कदम दूर पहुंच पाया था कि मैंने उसे धर दबोचा। मैंने उससे चेन बरामद की थी। उसे इत्तेफाक से तभी वहां पहुंच गए बीट के सिपाही के हवाले कर दिया था और फिर चेन के साथ पुल की सीढ़ियों की तरफ वापस लौटा था। चेन स्नैचर के धक्के से निशा कई सीढ़ियां नीचे तक लुढ़कने के बाद आखिरी सीढ़ी पर जाकर गिरी थी। उसके जिस्म पर कई जगह खरोंचें आई थी और उसका एक टखना उतर गया था। एक टैक्सी पर मैं खुद उसे नजदीक ही स्थित गंगाराम अस्पताल लेकर गया। टैक्सी में उसके जिस्म को सहारे की जरूरत थी। मैंने उसे तब सहारा क्या दिया कि हमेशा के लिए उसका होकर रह गया। पता नहीं क्या करतब था उस औरत में, क्या जादू था उसके रूप में कि मैं अपने खून में घट्टी के साथ मिली हुई अपनी औरत जात से नफरत की अपनी मान्यता को एकदम भूल गया था। तब तो मुझे ये लगने लगा था कि उस औरत के आगे दुनिया खत्म थी और उसके मुझे हासिल न होने की सूरत में मेरी जिंदगी खत्म थी। अस्पताल से उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़वाकर और उसकी बाकी मरहम पट्टी करवाकर मैं उसे राजेंद्र नगर के एक छोटे से फ्लैट में छोड़ने गया, जहां की वह अपने ऑफिस की अपने जैसी ही एक अकेली लड़की के साथ रहती थी। निशा राजेंद्र प्लेस में स्थित एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करती थी।
भगवान जाने शुरुआत में मैंने उससे क्या बातें की थी या किस विषय पर बातें की थी, लेकिन एक बार बातें शुरू होने की देर थी कि उन्होंने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया था और मेरा तो मन ही नहीं भरता था उससे बातें कर करके। एक बात जो हम दोनों को करीब लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई थी वह यह थी कि वो भी मेरी तरह अनाथ थी। बकौल उसका सारा परिवार कोयना के भूचाल में मारा गया था और वह बंबई के सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट द्वारा संचालित ईसाइयों की एक यतीम खाने में पली थी। मैंने फौरन निसंकोच उसकी बातों पर यकीन कर लिया। पटेल नगर के उस पुल पर इत्तफाकियां हुई पहली मुलाकात के ठीक 4 महीने बाद हमने शादी कर ली थी। उन्हीं दिनों में अपने रईस रिश्तेदार का वारिस बना था और अशोक विहार की मौजूदा कोठी और बाकी ठाट पाट का मालिक बन गया था। निशा की नौकरी मैंने विवाह होते ही छुड़वा दी थी। क्या जरूरत थी उसे शादी के बाद नौकरी करने की। 2 साल सिलसिला बहुत लाजवाब चला। चला क्या, दौड़ा। 2 साल जैसे पलक झपकते गुजर गए। फिर धीरे धीरे उन तब्दीलियों की शुरुआत हुई जो अपनी बीवी की जान ले लेने के मेरे मौजूदा इरादे की बुनियाद बनी। पहले बात मामूली थी और आसानी से नोटिस में आने वाली भी नहीं थी। निशा बस जरा खिंची खिंची सी, उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। मुझे ऐसे भी लगता था जैसे वह मुझसे कुछ छुपाव रखने लगी थी। बाद में 1-2 बार मैंने उसका एक आध छोटा मोटा झूठ भी पकड़ा। मसलन वह मुझे बताती थी कि वह घर बैठे बोर हो गई थी, इसीलिए सिनेमा देखने चली गई थी। लेकिन पूछ जाने पर ना तो फिल्म के बारे में कुछ बता पाती और ना ही उस सिनेमा हॉल के बारे में जिसमें वह फिल्म देखने जाया करती थी। तब भी मैंने उस पर शक करना शुरू नहीं किया था। तब मैं उसके उस अजीब व्यवहार की वजह से उसके लिए फिक्रमंद रहता था। लेकिन बात ने अपने निश्चित अंजाम तक तो पहुंचना ही था। पहुंची कोई 2 हफ्ते पहले, लेकिन सिर्फ मेरे जहन में। निशा से उस बाबत मैंने कोई बात न की। उस दिन दोपहर को मैं बहुत अनपेक्षित ढंग से घर वापस लौटा था कि एकाएक टेलीफोन की घंटी बज उठी थी। मैं रिसीवर उठाकर अभी मुश्किल से कान के पास तक पहुंचा था कि कोई दूसरी तरफ से बोलने लगा। आवाज मर्दाना थी। फौरन यहाँ पहुंच जाना मुन्निया। कोई बोला, लेकिन जवाब में जब उसे मेरी तरफ से कुछ सुनाई न दिया तो वह तनिक संदिग्ध, तनिक व्यग्र भाव से बोला, अरे निशा, लाइन पर तुम ही हो ना? फिर शायद उसे पक्का विश्वास हो गया था कि लाइन पर निशा नहीं थी, क्योंकि तभी फौरन उसने लाइन काट दी।